वेलकम बैक। आज हम मोशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके बारे में। इसके अलावा हम आज वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और न्यूटन्स लॉज हैं, इनके बारे में भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है कि देखते हैं कि व्हाट इज़ दी डिस्प्लेसमेंट। whenever a body moves from one position to another position, the change in the position is called displacement। तो इससे हमें क्या मुराद है, या इससे ये हमें क्या बताते हैं कि मैंने बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जब एक बॉडी क्या है कि मूव करती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, तो इसकी पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर। क्या है कि इसको हम वेक्टर क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट डिस्क्राइब्स हाउ फार in which direction the speed has the displacement from its original position. The tail of the displacement vector is located at a position where the displacement started, and the tip or arrow is located at the final position where the displacement ended. तो इसके बारे में देखने से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दो तीन चीज़ें हैं कि वो बताती हैं हमें कि वेक्टर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास कोई वेक्टर है जिसको हम क्या है कि ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक वेक्टर की डेफिनेशन थी, और ये क्या है कि एक ख़ास डायरेक्शन में है जो एक्स एक्सिस के साथ मेकिंग एन एंगल थीटा है। तो इसको एलेबोरेट करने से पहले सबसे पहले हम क्या है स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस देख लेते हैं कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक वेक्टर है या एक स्केलर क्वांटिटी है। हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसके लिहाज से हम देखें कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अभी वेक्टर होगा या स्केलर होगा। तो जैसे कि डेफिनेशन में बताया हुआ है कि ये आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम क्या है कि एज ए वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट डिस्क्राइब हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन द बॉडी हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड। यानी जब भी आप बॉडी को किसी और को डिस्प्लेस करेंगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी, इसकी एक डायरेक्शन होगी। अगर इसके लिहाज से देखा जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि आपके पास क्या है कि ये स्पीड और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इसमें फिर क्या फ़र्क होगा केस में, या अगर हम इसको डिस्टेंस कह सकते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होगा? तो डिस्टेंस क्या है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें इसकी ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें ख़ास डायरेक्शन होती है। और डिस्टेंस क्या है कि कोई भी बात हो सकता है कि ये हम आगे फिगर में भी इसको एलेबोरेट करेंगे कि अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। कि इसमें डिस्टेंस है कि कोई भी अब अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है तो उसके लिए डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं। तो दो तीन तरीक़ों से आप क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। मगर इसके लिए क्या है कि जो ये सारे पाथ्स होंगे इनको हम क्या है डिस्टेंस कहेंगे। मगर एक पाथ ऐसा होगा जो है कि दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स।
तो उसको हम क्या है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। तो हम ये इस तरह कह सकते हैं कि डिस्टेंस आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान कोई भी है कि जो पॉसिबल रूट से उनका हो सकता है, मगर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स उसको हम क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये हमारे पास एक फिगर है, ये हमारे पास फिगर है, ये जैसे हमने बनाया, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ये आपके पास दो पॉइंट्स थे ए एंड बी, तो ये इसको हमने क्या है कि इन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये आपके पास है। इनको हम क्या है कि R1 और R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको हेड टू टेल रूल से वो करें तो ये आपके पास बिटवीन टू पॉइंट्स आपके दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर इसको हम और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाला भी एक पाथ भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, मगर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स वो आपके पास ये वाला है। तो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका ये वाला होगा और डिस्टेंस आपका ये वाला पॉइंट हो सकता है। तो इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। तो लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर टॉपिक, वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी और वेलोसिटी कहते किसको हैं कि वी हैव स्टडीड इन स्कूल फिजिक्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो हम क्या है कि हमने क्या है कि जो स्कूल स्टडी में हमने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इससे क्या मतलब है कि आपके पास वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से उसको हम डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। तो इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करें या सादा अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि आपके पास एक सेकंड में जितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, एक सेकंड हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी क्या थी, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या था, फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या था, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या था, थर्ड में डिस्प्लेसमेंट क्या था। यानी जितना चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, टाइम हमने क्या है कि इसकी यूनिट क्या है सेकंड होती है, तो नॉर्मली हम इसको सेकंड के लिहाज से देखते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी है कि डिस्प्लेसमेंट में पर सेकंड जितना चेंज आ रहा है उसको हम क्या है कि वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। सो डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर इन टाइम टी, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल इज डिफाइंड एज। अब एक और चीज़ यहाँ बताई गई है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अब क्या होगी, इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम फर्स्ट सेकंड में देखते हैं फिर थर्ड में देखते हैं। सपोज आपका जो एक पॉइंट्स था, आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव किए तो आपको 5 सेकंड लगे सपोज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या है कि 10 सेकंड दो क्या है 10 मीटर का डिस्टेंस था। तो 10 मीटर का आपका डिस्टेंस था और आपका टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आपकी वेलोसिटी डेल डब्ल्यू और डेल टी, यानी टोटल डिस्टेंस आपका था 10 मीटर और टोटल टाइम आपका था 5 सेकंड। तो आपकी ये वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो इसके लिहाज से जो एवरेज उसका है, एवरेज वेलोसिटी आपकी ये बन जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी को इस एग्जांपल के लिहाज से भी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने टाइम में किया, इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी को देखा, तो इसको थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं, बाद में इंस्टेंटेनियस के बारे में देखेंगे। अब हमने कहा कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट में 10 मीटर के डिस्टेंस में हम गए,
और आपकी क्या है कि 5 सेकंड लगे। तो हमने क्या देखा कि हमारी एवरेज स्पीड आ रही थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम देखें कि ये तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है, ये आपने टोटल डिस्टेंस यानी आपने जितना सफ़र किया उसमें आप होल जो है कि ड्यूरिंग द होल जर्नी आपकी जो वेलोसिटी होगी उसको क्या है कि एवरेज वेलोसिटी कहा जाएगा। मगर ये है कि हो सकता है आपने फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हो, सेकंड में थर्ड का 3 मीटर का किया हो, ये तो आपकी डिफरेंट हो सकती है। और जो आपकी कंप्लीट जो एवरेज वेलोसिटी हम वो वाली लेते हैं जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर की, यानी होल जर्नी आपकी कितनी वेलोसिटी रही। और अगर किसी ख़ास इंस्टेंट के बारे में मालूम करना चाहें तो इस किस्म की वेलोसिटी को क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये आपका इसका डिस्टेंस का वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल टू d/t, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको हम क्या है कि वेलोसिटी कहते हैं। और क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल अबाउट द पॉइंट्स ए एंड बी, कि ये पॉइंट्स के बारे में नहीं बताती। द पाथ में बी स्ट्रेट कर्व्ड एंड द मोशन में बी स्टेडी आर वेरिएबल। तो आपको एवरेज वेलोसिटी क्या है कि ये पॉइंट्स के बारे में नहीं बताती और आपको ये नहीं बताती कि आपके थर्ड सेकंड में कितनी वेलोसिटी थी, 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी थी, इस तरह डिफरेंट इंटरवल्स के दौरान आपकी कितनी वेलोसिटी थी। तो इसके बारे में ये एवरेज वेलोसिटी आपको कुछ नहीं बताती। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंस्टेंटेनियस, अब क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में देखते हैं कि मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया, मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडर ए बॉडी मूविंग अलोंग ए बी सी। ये हम क्या है कि फिगर आएगी उसमें देखेंगे कि आपकी ये वाली फिगर थी जो हम सपोज कर रहे थे। एक बॉडी क्या है कि आपकी तो हमने क्या देखा कि एक बॉडी क्या है कि अलोंग ए बी सी, जो एक प्लेन एक्स वाई प्लेन थी हमारे पास, और इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स थे ए बी सी। एक क्या है बॉडी इसके अलोंग मूव करती है। एट एनी टाइम टी लेट द बॉडी बी एट पोजीशन ए। तो हम ये वाला पॉइंट्स कहते हैं कि एक किसी भी उसमें इंस्टेंटेनियस आपकी बॉडी क्या है पॉइंट ए पे थी। इसके बाद क्या है कि the body is at point B, its position is given by position vector r1, और इसकी पोजीशन क्या है कि पोजीशन वेक्टर r1 ये वाला जो है इसके लिहाज से हमने डिफाइन कर दी। और क्या है आफ्टर शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल टी, तो ये फॉलोइंग इंस्टेंट टी द बॉडी रीचेज एट पॉइंट बी, यानी थोड़ी देर बाद क्या है आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी रीचेज एट पॉइंट बी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय पोजीशन वेक्टर r2। तो थोड़ी देर बाद क्या है ये पोजीशन वेक्टर डी पे आ गई और इसको हमने क्या है कि पोजीशन वेक्टर r2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन बाय, और अगर हम इसका वो निकालें कि डिस्प्लेसमेंट निकालें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो आपका r2 माइनस r1, ये डिस्टेंस फार्मूला हम क्या है कि बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या है कि डेल डी हो जाएगा। जो डेल्टा है आपके पास, द नोटेशन डेल्टा इज यूज टू रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल चेंज। अब क्या है कि डेल आपको किस तरह है, इसको पढ़ते क्या है, इसको क्या है कि रिप्रेजेंट किसका किया जाता है। तो ये वाला साइन है, इसको हम क्या है कि डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा क्या है, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि स्मॉल चेंज को हम किस चीज़ में स्मॉल चेंज लेके आते हैं, यानी आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिसको कहा जाता है। स्मॉल चेंज के लिहाज से किसी चीज़ को देखा जाए तो उसके लिए हम क्या है कि
डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए कैन बी फाउंड बाय मेकिंग del t smaller and smaller. In this case, del d will become smaller and point B will approach to point A. अब ये वाला पॉइंट हमें क्या बताता है कि अगर हम क्या है कि del t को इस्तेमाल करते हैं, del t मतलब क्या है कि पहले हम काउंट कर रहे थे every 2 सेकेंड, फिर हमने क्या काउंट करना शुरू कर दिया अगर हम टाइम बिटवीन 2 पॉइंट्स, या हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, जो पॉइंट्स या पोजीशन वेक्टर थे जिनकी डिटेल थी हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए एंड बी से। अगर हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से आपके 5 सेकंड लगे, अगर हम टाइम को कम करते जाएं, यानी डेल्टा टी की वैल्यू कम करते जाएं, हम ये देखेंगे कि ये वाले पॉइंट्स आपका, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा, यानी आपस में ये मिलते जाएंगे। जब मिलते जाएंगे तो इसमें दरमियान क्या है कि जब डेल टी कम होगा तो डेल आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी कम होगा। जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो उसमें हम कह सकते हैं इन दिस केस del d will become smaller and point B will approach to point A उसमें, और इसको क्या है दिस प्रोसेस लेटिंग B approaches A, thus A following del T and del T to decrease but never disappear completely। इसका क्या मतलब हुआ कि हम ये तो कर रहे हैं कि del T कम करते जा रहे हैं तो आपके पास क्या है कि del D भी कम हो रहा है, मगर ये है कि इसमें आप कमी तो लेके आ रहे हैं, मगर ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं होगा कि ये दोनों जीरो के बराबर आ जाए, तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होगी। जब इनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी तो उसमें क्या है कि इसको हम क्या है कि del T और del D और del T अप्रोचेस टू ए डेफिनेट लिमिट वैल्यू। तो अगर आपने लिमिट का चैप्टर पढ़ा हो या आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आता है लिमिट्स किस तरह डिफाइन किए जाते हैं, तो आपका del T अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। जब del T अप्रोचेस टू जीरो होगा तो ये वाली वैल्यू है कि लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। लिमिटिंग वैल्यू यह है कि ख़ास वैल्यू हो जाएगी जिसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा जाता है, विच इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इस किस्म की वैल्यू को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो पहले भी हमें इसके बारे में बताया, एक बार फिर बता देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी होगी जो आपने किसी ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी क्या है 2.5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी, 2.5 सेकंड का जो स्पेसिफिक वैल्यू है इस पे जितनी वेलोसिटी होगी इसको हम क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। Although del T and del T becomes extremely small in this process, क्या है कि आपके जो है कि del T और del D क्या है कि बहुत स्मॉल हो जाते हैं इसमें, yet the ratio is not necessarily a small quantity, क्या है कि ये लाजमी नहीं है कि इनकी रेशो भी एक स्मॉल क्वांटिटी हो। Moreover, while the decreasing displacement del D approaches a limiting direction, उसकी क्या है कि लिमिटिंग डायरेक्शन की तरफ आ जाता है along a tangent at A, तो ये आपके पास क्या है कि टेंजेंट उसमें आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू है कि जो इसमें है। बेसिकली हम इसको उसके लिहाज में देखते हैं कि जब आप सर्कुलर वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, इसमें ये बेसिकली प्रोसेस होता है कि ये आपके पास सपोज ये आप क्या है कि बॉडी मूव कर रही थी सर्कल में, अगर आप किसी पॉइंट पे क्या है कि या एक आप उस पर मूव करा रहे थे, एक सर्कल में आप क्या है कि रस्सी के साथ कोई चीज़ बांध के मूव करा रहे थे, आप किसी पॉइंट पे भी छोड़ते हैं, अगर आपने सपोज इस पॉइंट पे छोड़ा तो इसकी ये आपके पास जो रस्सी से चीज़ बांधी हुई है इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर आपने क्या है कि इस पॉइंट पे छोड़ा तो ये इस साइड पे डायरेक्शन पे मूव करेगी, अगर इस पॉइंट पे छोड़ा तो ये इस पॉइंट में
मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में ये मूव करती है। तो इस किस्म की वेलोसिटी को क्या है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है, यानी अलोंग दी टेंजेंट हो गई। उसमें ये उसके नेक्स्ट क्लासेस, जो हमारे को सब होंगे, लेक्चर होंगे, उसमें भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होगी? The instantaneous velocity is defined as the limiting value of del d over del t at the time interval del t following the time t approaches to 0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह डिफाइन करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डी ओवर डेल टी। मतलब क्या है कि ये हम इसको क्या है कि लिमिट के लिहाज से डिफाइन करते हैं डेल टी और डेल टी को, और क्या है टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि टाइम हम बहुत छोटा लेते हैं, वो हम ये कहते हैं कि नियरली अप्रोचेस ज़ीरो। इस किस्म की जो वैल्यू होगी इसको हम क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि वही फिगर है, दोबारा इसको थोड़ा सा और इसमें एलेबोरेट करते हैं। तो ये आपके पास क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये आपके पास क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और यूजिंग द मैथमेटिकल लैंग्वेज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वीएम इज डिफाइंड एज। तो ये आपके पास क्या है कि इसकी डेफिनेशन होगी कि वी इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होगा? लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल डी ओवर डेल टी। तो इसमें आपको क्या है कि अब लिमिट का भी आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, और दूसरा आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी, और मैथमेटिकली आप उसमें किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इस तरह किया जाता है। तो मैथमेटिकली हमने है कि लिमिट का ये वाला कंसेप्ट है कि डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल टी read as limiting value of del t over del t as del t approaches to zero. If the instantaneous velocity does not change, the body is said to be moving with uniform velocity. अगर आपकी क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि उसमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस किस्म की वेलोसिटी को क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। इसको हम किस तरह मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी जो टाइम, हमने जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में क्या कहा था कि ये वो वाली वेलोसिटी होती है कि जिसमें एवरी जो है कि टाइम एवरी सेकंड या एवरी इंटरवल ऑफ टाइम उसमें चेंज आता रहा है। अगर इसमें चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि उनकी वैल्यू एक जैसी है। जब वैल्यू एक जैसी है तो वो वाली वैल्यू क्या है, इस किस्म की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो वाली वेलोसिटी जिसमें आपको चेंज बहुत कम आ रहा है, बहुत कम नहीं बल्कि चेंज आ ही नहीं रहा, इस किस्म की वेलोसिटी को हम क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। आई होप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपके इसके बारे में क्वेश्चन आए तो यू कैन आस्क मी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सेम इसी तरह इसमें भी हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन कहते किसको हैं। एक्सेलरेशन को हम इस तरह कह सकते हैं कि हमने जो पहले पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका किसके बराबर था? वेलोसिटी के बराबर था। तो इसके लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में चेंज लेके आ रहे हैं। और एक और चीज़ जो हमने नहीं देखी और उनके बारे में बताई भी नहीं गई इस लेक्चर में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी एक होता है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इन तीनों की अलग अलग जो है कि वैल्यू है, इन तीनों के अलग अलग फार्मूलाज हैं और तीनों की अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये आपका स्पीड के बराबर होता है। और इससे आगे हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर था? ये हमारे पास वेलोसिटी के बराबर था। अब थर्ड चीज़ है कि आपके पास एक्सेलरेशन। अब थर्ड हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ
अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट इज सेड टू बी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। तो अगर क्या है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम ये कहते हैं कि इसमें वेलोसिटी, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम ये कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तब तक उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इससे हमें क्या है कि एक सवाल अखज़ होता है, शायद में भी आपने सोचा हो, जिससे हमने पहले उसमें भी कहा कि आप चेंज, अब चेंज अगर हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, या हम ये कह सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी क्या है कि एक स्पेसिफिक जो वैल्यू थी, या उसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, तो तब इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। मेरे ख्याल में आपको इसका आंसर पता होगा। तो ये है कि अगर जब तक आपका वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म होगी तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो रही। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें चेंज नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा तो आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके बारे में मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी। सॉरी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कि आपके पास क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब तक होती रहेगी तो आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता रहेगा। तो हमने क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो आपका क्या है कि वेलोसिटी भी वेक्टर है। जब वेलोसिटी वेक्टर है तो आपका एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर होगा। एज द वेलोसिटी इज ए वेक्टर सो एनी चेंज इन द वेलोसिटी मे बी ड्यू टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड और ए चेंज इन द डायरेक्शन और बोथ। अगर आपके पास क्या है कि हमने ये कहा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या चीज़ें थी, वेक्टर में दो चीज़ें इन्वॉल्व थी, एक उसका मैग्नीट्यूड था और एक उसकी डायरेक्शन थी। और हमने क्या कहा कि अभी एक्सेलरेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से क्या मुराद है कि इसमें अभी दो चीज़ें हैं वेलोसिटी में, एक उसकी डायरेक्शन है, एक उसकी मैग्नीट्यूड है। तो ये चेंज क्या है कि दो वजह से हो सकती है, या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है कि यार ये दोनों वो चेंज हो रहे हैं तो तब भी आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बारे में ये एक अहम पॉइंट था, मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये मतलब ये है कि आपकी चेंज क्या है कि इन तीनों सूरतों में से किसी भी सूरत में हो सकती है, या आपकी उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या आपकी दोनों चीज़ें चेंज हो रही हों। तो इन सब को हम क्या है, इसकी वजह से जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है या जो हमारे पास डिड्यूस हो रही है वो चीज़, वो आपके क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इसके बारे में एक एग्जांपल को देखते हैं और इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। कंसीडर ए बॉडी हुज वेलोसिटी v1। तो अगर एक बॉडी क्या है कि इनिशियली मूव कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी क्या है कि हमारी v1 के बराबर थी। एट एनी इंस्टेंट t द चेंजेस टू vt। हमने क्या है कि पहले उसकी वेलोसिटी v थी, तो उसमें क्या है कि टाइम इंटरवल आफ्टर एनी इंस्टेंट या आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसकी वेलोसिटी क्या है कि v2 होगी। इफ़ फर्दर स्मॉल टाइम डेल टी क्या है कि इन फर्दर स्मॉल डेल टाइम टी, अगर उसके क्या है कि डेल टी टाइम के बाद कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी के बाद द टू वेलोसिटीज v1 एंड v2 and the change in velocity are represented by in figure 3.3। तो इसके बारे में ये आगे हम फिगर देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों को हमने क्या है फिगर 3.3 में एलेबोरेट किया गया है। The average acceleration AW is drawn during the time interval del t is given by। जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है कि वो हमने किस तरह है,
ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन, अब हमने क्या पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या थी, कि एवरेज वेलोसिटी हमने क्या देखा था कि आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर इसके लिहाज से हम एवरेज एक्सेलरेशन को देखें तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल आपका टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यानी आपका v2 माइनस v1 ये आपकी चेंज को रिप्रेजेंट करता है और डेल टी आपका टोटल टाइम चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि कितना आपका टाइम चेंज हुआ। तो इसको हम क्या है कि डेल पी अपॉन डेल टी कह सकते हैं। तो ये आपकी एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगी और ये एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दी होल जर्नी हो जाएगी। जैसे हमने वेलोसिटी में कहा कि उसमें चेंज में जितनी आती है होल आपका जो जर्नी था उसमें कितनी वेलोसिटी थी, तो सेम उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि होल जर्नी आपका कितना एक्सेलरेशन था। इस किस्म की एक्सेलरेशन को एवरेज एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब क्या है कि वेयर ए डब्ल्यू इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी। अगर हम ये देखें कि आपके पास क्या है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर था, ये आपके पास v1 v2 स्केलर क्वांटिटीज थी, जबकि टाइम आपके पास क्या वेक्टर क्वांटिटीज थी, जबकि टाइम आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी था। ए वी मस्ट बी अ वेक्टर। सो आपके पास क्या है कि ए जो है एवरेज एक्सेलरेशन ये भी आपके पास एक वेक्टर होगा। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डेल डब्ल्यू, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो वाली डायरेक्शन आपके पास डेल डब्ल्यू की होगी। क्योंकि हमने ये कहा कि ये तो आपके पास डेल टी तो आपके पास स्केलर है, मगर ये वाली वैल्यू डेल डब्ल्यू आपके पास वेक्टर है। तो जो डायरेक्शन डेल डब्ल्यू यानी चेंज इन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन आपके एक्सेलरेशन की होगी। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमने क्या है कि उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखा था, तो सेम इसी तरह हम क्या है कि इसमें भी देखते हैं कि आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा कि अगर आपने किसी ख़ास इंस्टेंट या किसी ख़ास लम्हे में कि देखना चाहते हैं कि उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी या उसमें कितना चेंज वेलोसिटी के लिहाज से आया, तो वो वाली वैल्यू क्या है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आ जाता है कि उसमें जितना चेंज आया जितने टाइम के लिहाज से या उस टाइम जो स्पेसिफिक टाइम है उसमें कितना चेंज आ रहा था, इस किस्म के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है। इट इज़ द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरेज एक्सेलरेशन, और ये वाली वैल्यू क्या है कि हम एवरेज एक्सेलरेशन से लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, हमने कहा था कि टोटल वैल्यू टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से हम क्या है कि एवरेज एक्सेलरेशन को भी वैल्यू हासिल करते थे। एज डेल टी इज मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर इट अप्रोचेज टू ज़ीरो, कि ये कहते हैं कि इसमें डेल टी आपका इसको स्मॉलर से स्मॉलर बनाते हैं और इसकी वैल्यू नियरली अप्रोचेज टू ज़ीरो है। तो मैथमेटिकली इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखते हैं। तो इसको जैसे हमने पिछले उसमें टॉपिक में पढ़ा वेलोसिटी वाले में कि उसमें डेल टी को हम लिमिट के लिहाज से किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम उसी तरह हम इसको भी उसी लिहाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका ए एन एस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल वी ओवर डेल टी। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब हम इसमें एक दो चीज़ें आ जाती हैं जिसको एक क्या है कि एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, दूसरा आपने सुना होगा कि रिटार्डेशन भी कहा जाता है। अब इन दो चीज़ों में फ़र्क देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। इसके सादा से एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर गाड़ी क्या है कि जा रही है तो उसकी क्या है कि स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जाती है। तो इस किस्म के कि आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, यानी आपने क्या है कि गाड़ी को रेस दे रहे हैं,
तो फोर्स उस पर ज़्यादा लग रही है, तो फोर्स ज़्यादा लग रही है तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है कि इसकी एक डायरेक्शन हो जाएगी। अब क्या है कि आप जब गाड़ी को ब्रेक्स लगाना शुरू करते हैं तो आप ये देखते हैं कि गाड़ी रुकना शुरू हो जाती है। तो गाड़ी तो रुक रही है, पहले चेंज क्या आ रही थी, पॉजिटिव चेंज थी, यानी आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रही थी वो पॉजिटिव थी, यानी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी। वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी तो इस किस्म के एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जब हमने ब्रेक्स लगाना शुरू की तो उसमें हम देखते हैं कि वो क्या है कि ब्रेक्स लगाने से क्या होता है कि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू कर देती है। जब रुकना शुरू करती है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जब वेलोसिटी की वैल्यू कम होना शुरू होती है तो चेंज आपकी जो है इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब इसको एक वैल्यू को दूसरे में से माइनस करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है इसको हम क्या है कि रिटार्डेशन कहते हैं। आई होप आपको इसके बारे में समझ आया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों में क्या चीज़ है। इस किस्म के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अब क्या है कि इफ द वेलोसिटी आपके पास इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय इक्वल amount in equal intervals of time but the body is said to be uniform acceleration। अब ये एक और चीज़ आ गई, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में तो पढ़ लिया है मगर इसके बारे में नहीं देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अगर हम ये कहते हैं कि आपके पास जो चेंज आ रही है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फिर अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी यानी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो अगले 5 में 5 मीटर पर सेकंड है, अगले 5 में भी 5 मीटर पर सेकंड है। यानी उसमें आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल है, तो इस किस्म के एक्सेलरेशन को एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या है कि उसमें चेंज उसमें एक जैसा आ रहा है, जब चेंज एक जैसा है तो इस किस्म के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट का क्या मतलब होगा, मतलब होगा कि अगर आपका बॉडी क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होगा, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। यानी आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि आपके हर सेकंड में जो चेंज आ रहा है तो वो इक्वल है। जब इक्वल है तो इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू या एवरेज एक्सेलरेशन उसकी बराबर होगी। आई होप इसका वेलोसिटी के बारे में या एक्सेलरेशन के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप इससे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बी इलस्ट्रेटेड used to illustrate the variation of velocity of the an object with time। कि वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमें किस लिए यूज़ होता है, ये आपकी वेरिएशन है जो वेलोसिटी और टाइम की उसके दरमियान जो आपके पास रिलेशन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ किया जाता है। तो ग्राफ नॉर्मली हम क्या है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ लिखते हैं, इसमें एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम क्या है एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है
इसको हम क्या है कि बाय एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका बेसिकली इसकी टाइप का ग्राफ होता है। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ये एक डिपेंडेंट वैल्यू हो जाएगी, एक डिपेंडेंट वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास वाई होता है। तो किसी दो चीज़ों के दरमियान ये ग्राफ इस किस्म का हो जाएगा। सच ग्राफ्स आर कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इस किस्म के ग्राफ को हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने क्या एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन देखी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जितना चेंज आ रहा है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू उसी हिसाब से होगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ये भी कौन सी वैल्यू देगा, अगर हम ये देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज है वेलोसिटी और टाइम, इसमें भी हम दो चीज़ों को देख रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी थी उस टाइम पे, यानी टाइम क्या था, फिर वेलोसिटी क्या थी, फिर टाइम क्या था, फिर वेलोसिटी क्या थी, फिर टाइम क्या था। तो ये आपका अगर हम देखें तो ये भी हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो यहाँ से हम क्या है कि उसके रिलेशन दे सकते हैं कि उसका तमाम चीज़ें इसी ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सारा कुछ इसी में आ जाता है। तो क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी सपोज करते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए कार इज कांस्टेंट इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। जब आपके पास है कि किसी चीज़ की वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो आपके पास क्या है कि ये वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन टाइप होगा, जैसे मैंने पहले रिप्रेजेंट किया है। The velocity time graph is straight line which rises the same height for equal intervals of time। तो इसमें अगर देखें तो आपके पास जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान ये है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, यानी उसमें चेंज सेम आ रहा है। जब चेंज सेम आ रहा है तो उसमें उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। The average acceleration of a car during the interval t is given as the slope of its velocity time graph। अब हमने क्या कहा था कि अगर आपकी वेलोसिटी जो कांस्टेंट है तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होगा। अब हमारे पास क्या है कि ग्राफ ड्रा हो गया। ग्राफ ड्रा होने के बाद हमने क्या देखा कि हम ये देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर हम किसी ख़ास पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वहाँ हम एक स्लोप ड्रा करते हैं या टेंजेंट लेते हैं, उस टेंजेंट को क्या है एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से मिला देते हैं। तो इसमें स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप आप BSc में पढ़ते हैं तो स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने से आपके पास जो वैल्यू आती है वो उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो इसको हम इस तरह देखते हैं कि व्हेन ए कार मूव्स विद एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व, ये आपके पास 3 पॉइंट्स फिगर है हमारे पास, ये इसके लिहाज से बनाई गई है। ये नेक्स्ट हम फिगर्स को एलैबोरेट करेंगे तो 3.6 में हम ये देखेंगे। द पॉइंट ऑन द ग्राफ corresponds to time t। The magnitude of the instantaneous acceleration at instant is numerically equal to the slope of the tangent at point A on the velocity time graph of the object। तो ये हमारे पास क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, जो आपको स्लोप शो करेगा। जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वहाँ हम स्लोप वो ड्रा करेंगे, उससे वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वो वैल्यू होगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। The distance moved by an object can also be determined by using its velocity time graph। तो क्या है कि हम डिस्टेंस जो उसने मूव किया
तो ये वाली वैल्यू क्या है, आपको जो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएगी। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी कह सकते हैं कि ये ग्राफ आपको डिस्टेंस के बारे में भी बता सकता है। फॉर एग्जांपल 3.4 में हम देखते हैं, ये आपकी 3.4 है, ये आपकी टाइम था, ये आपकी वेलोसिटी थी। तो ये एरिया अंडर द कर्व आपका ये आपको ये शो करेगा। The velocity time, for example, 3.4 shows that the object moves at constant velocity v for time t। तो ये आपको शो करता है कि आपकी ये वेलोसिटी ये थी जो कांस्टेंट थी और टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपको शो करता है। इसी तरह आपका जो डिस्टेंस है, हमें पता है कि s इज इक्वल टू pt होता है, तो यहाँ से हम क्या है कि डिस्टेंस इसका फाइंड कर सकते हैं। द डिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके बारे में हमें पढ़ा था कि एरिया अंडर द ग्राफ हो तो ये आपके पास इससे हम क्या है कि वो फाइंड कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व ये आपके पास क्या है कि रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं L क्रॉस B, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ या हाइट उसमें है, इसमें इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। इस तरह हम किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड कर सकते हैं। द डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व। ये हमारा हो गया। We know that another example shown 3.5, इसमें हमारे पास क्या है, the velocity of object increases uniformly from 0 to 2 in time t, the magnitude of its average velocity आपके पास ये देखते हैं। ये आपके पास ये वाला पॉइंट था, इसके बारे में बताया है कि ये सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है, तो आपका ये वेलोसिटी थी, ये टाइम था, यहाँ से आपके है कि इंक्रीज करना शुरू किया, ये इंक्रीज कर रहा है यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, आपका टाइम भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपके पास इसमें जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है। जब चेंज कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी क्या है कि एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपकी जो एवरेज एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका बराबर होगा। और ये किसके बराबर होता है? डेल वी और डेल टी। डेल वी आपका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी वी था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और ये टी था, ये डेल टी कह सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। अब आपके पास क्या है कि फिगर 3 हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये आपके पास एक सपोज ये वाला ग्राफ था, जो ए हमने क्या है कि हमने टेंजेंट ड्रा किया जो इस पॉइंट को, जो इस लाइन को एक पॉइंट ए पे टच करता था। तो टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, ये स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं? टेंजेंट उस पॉइंट को कहते हैं जो किसी लाइन को एक पॉइंट पे टच करे, उसको हम क्या है कि टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट इस ग्राफ में हम क्या है कि टेंजेंट ड्रा करते हैं, जो पॉइंट ए पे टच करता है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पे, और इसको हम क्या है कि वाई एक्स इसके साथ वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, और इसके बाद इसको मिला दिया। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाती है। ट्रायंगल में जो स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप का फार्मूला आपका होता है स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो इसको हम क्या है कि m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम किसी चीज़ की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड करने से आपके पास उस जगह उसकी जो एवरेज वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाती है। होप आपको जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक समझ आ गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूटन लॉज, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें नेक्स्ट इनमें जो अपर क्लासेस में या एडवांस फिजिक्स में इनको अलग-अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट किया जाता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, फिर इनकी ब्रांचेस आ जाती हैं। इसको क्लासिकल जो फिजिक्स है वो भी कहा जाता है, फिर एडवांस फिजिक्स
फिज़िक्स या मॉडर्न फिज़िक्स आ जाती है, उसमें फिर अलहदा टॉपिक्स होते हैं। तो बेसिक स्टडी के लिहाज से न्यूटोनियन मैकेनिक्स है क्या है कि एक बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें हम क्या है कि बेसिक्स को हम क्या है कि समझते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटन लॉज, इसके बारे में जो सबसे मशहूर एग्जांपल है वो ये है कि न्यूटन ने सबसे पहले क्या देखा था कि वो एक बाग में बैठा था, तो वहाँ से एक ऊपर से एप्पल के नीचे गिरता है। तो न्यूटन ने सोचा कि ये एप्पल क्या है कि ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। तब इसके जहन में वो कंसेप्ट आया कि वो ग्रेविटी क्या है। तो इससे मज़ीद इसने क्या है कि लॉज लिखे, और इसने इस पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे एक बुक भी लिखी थी जो बहुत ज़्यादा 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। न्यूटन लॉज आर एम्पिरिकल लॉज डिड्यूस्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। और न्यूटन के लॉज तो क्या है कि हम क्या है एक्सपेरिमेंट से इनको डिड्यूस करते हैं। दे आर क्लियरली स्टेटेड for the first time Sir Isaac Newton, who published them in 1687 in his famous book called Principia। तो इसने एक बुक लिखी थी 1687 में, जिसमें ये लॉज उन्होंने क्या है कि मेंशन किए थे, और इन्हीं उसकी वजह से इनको सर आइजैक न्यूटन का भी लक़ब दिया गया था। न्यूटन लॉज आर एडिकेट फॉर स्पीड्स that are lower compared to the speed of light। अब स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से ये, जब स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो ये आपकी मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है। तो न्यूटन के लॉज क्या है कि अप टू क्लासिकल, या आप कोई चीज़ें क्या है कि आहिस्ता स्पीड के साथ मूव कर रही थी, तो वहाँ तक तो ये लॉज वैलिड थे। जब आप क्या है कि स्पीड बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, यानी एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये लॉज होल्ड नहीं करते। तो इसके लिए हम क्या है कि एडवांस फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स को देखते हैं। तो उसके बारे में क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो इस जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड आपका किसके बराबर होता है, डिस्टेंस एस। ये जानते हैं कि एस किसके बराबर होता है, एस इज इक्वल टू वी टी के बराबर होता है। और v आपके पास क्या है कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है। एवरेज वेलोसिटी हमने देखा था कि 0 + v/2 के पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, और इनका एवरेज लेते हैं तो आपके पास v/2 हो जाएगा। और टाइम को इसी तरह हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास जो डिस्टेंस कवर का फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी, तो 1/2 वी टी के बराबर आ जाएगा। Now we calculate the area under the velocity time graph, which is equal to the area of triangle as shown in figure 3.5। तो ये आपके पास 3.5 है, इसमें ट्राइंगल के एरिया फाइंड करते हैं। ट्राइंगल के एरिया से हमें तो उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो एरिया अंडर द ग्राफ हम क्या है कि वो फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 BH के बराबर होता है। यानी किसी उसमें ट्राइंगल का एरिया आपके पास 1/2 BH यानी बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट के बराबर होगा। तो अगर हम उस फिगर के लिहाज से देखेंगे तो आपके पास शेडेड एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 V मल्टीप्लाइड बाय H। V हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी है, जिसमें हम इसको ग्राफ में हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस पे हमारे पास t होता है, तो इसको हम ये 1/2 VT के बराबर लिया जाता है। तो इसमें किस तरह देखते हैं हम, the area between the velocity time graph and the time axis is normally equal to the distance covered by the n object। ये हमें क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड के s इज इक्वल टू वी टी के बराबर है। इसमें हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है तो ये किसके बराबर होगा, न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये हमने कितना डिस्टेंस कवर किया इसके लिहाज से ये इसके बराबर होगा। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में
सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन्स लॉज को, कि न्यूटन्स लॉज क्या हैं, कि जिसमें सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। जो न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम किस तरह एलेबोरेट कर सकते हैं कि इनर्शिया बेसिकली सबसे पहले इनर्शिया क्या है, कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया हम ये कह सकते हैं कि उसका ऑक्युपाइड मास। ये देख रहे थे कि इनर्शिया क्या होता है, कोई बॉडी जितना ज़्यादा यानी उसमें मास होगा उसका इनर्शिया इतना ज़्यादा होगा, यानी उसने जितना मास ऑक्युपाई किया होगा, यानी जितना वेट तो और चीज़ है, तो जितना उसने जो है कि मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में। तो जितना उसने मास ऑक्युपाई किया होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या है कि इसको हम इस तरह भी एलेबोरेट कर सकते हैं, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ए बॉडी कंटिन्यूज टू मूव और if a body is stationary or moving with uniform velocity tends to अब ये भी कह सकते हैं कि tends to resist in its current state। अगर एक बॉडी क्या है कि मूव कर रहा है, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि ड्यू टू इनर्शिया आपको इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, या एक बॉडी क्या है कि जो है कि स्टेशनरी है, अगर आप इसको मूवमेंट देना चाहते हैं तो तब भी आपको इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी कि ड्यू टू इनर्शिया आपको इसमें चेंज लेने के आने के लिए इसमें फोर्स लगानी पड़ती है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है बेसिकली दो चीज़ों पे रिलाई करता है। एक उसकी क्या है कि उसमें जो है कि बॉडी, वो वाला बॉडी जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और दूसरा वो वाला बॉडी जो एक स्टेशनरी है, और जो इनका मास होगा वो इसका इनर्शिया कहलाएगा। अगर जितना ज़्यादा हैवी मास है उसका, जितनी बड़ी इसमें है कि हैवी मास है उसको रोकना आसान होगा, मुश्किल होगा। इसके एग्जांपल इस तरह है कि आपको क्या है कि बाल आ जाए तो उसको रोकना आसान होता है। अगर आपके पास एक सामने गाड़ी आ जाए तो अगर वो मूव कर रही है तो उसको रोकना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सेम उसी तरह इसकी वजह क्या है कि उसका गाड़ी का इनर्शिया ज़्यादा है। जब इनर्शिया ज़्यादा है तो इसमें चेंज लाने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगी। तो इसी को हम क्या है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। सपोज इसी तरह अगर आपके पास एक क्या है कि स्टेशनरी बाल, एक स्टेशनरी है और एक गाड़ी स्टेशनरी है, तो बाल को आप आसानी से क्या है कि मूव करा सकते हैं, और जबकि आपको गाड़ी को मूव कराने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है कि वो गाड़ी का इनर्शिया ज़्यादा है। जब इनर्शिया ज़्यादा है तो इसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगी। तो ये बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ है। इसमें देखते हैं कि a body is rest will remain at rest, and body moving with uniform velocity will continue to do so unless acted upon by some unbalanced force। अगर उसमें क्या है कि अनबैलेंस फोर्स लगती है तो तब तक उसमें जो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है वो इसकी सेम रहेगी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या है कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। The property of an object tending to maintain the state of rest or state of uniform motion is referred to as object's inertia। अगर वो क्या है कि ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया में क्या डिफाइन करता है कि वो बॉडी मूव कर रही है या स्टेशनरी है, दोनों सूरतों में उसकी एक वैल्यू होगी जिसको इनर्शिया कहा जाता है। The more the inertia, the stronger the tendency in the presence of force। जब आपका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो आपकी टेंडेंसी टू इम्प्लीमेंट फोर्स वो भी ज़्यादा होगी, यानी आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसके एग्जांपल क्या होगी, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। तो आपका जितना ज़्यादा मास है वो आपका क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया है, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा आपका इनर्शिया होगा। जब इनर्शिया ज़्यादा होगा तो आपके लिए फोर्स भी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। The frame of reference in which Newton's first law of motion holds is called inertia frame reference। ये हम क्या है कि जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें भी पढ़ते हैं, तो आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो इसमें हो सकते हैं, मगर वो वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें न्यूटन्स जो लॉज होल्ड करते हैं,
या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका होल्ड करता है, इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इसके अलावा एक और भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो आपका गलीलियो ने डिफाइन किया था, उसके बारे में हम क्या है कि 19 चैप्टर में या सेकेंड ईयर में आई थिंक है कि उसमें पढ़ते हैं। A frame of reference stationed on Earth is approximately an equal frame of inertial frame of reference। जो हम अर्थ पे किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम इसको नियरली जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं। इसके बारे में जो डिफरेंस है क्लासिकल और इसका वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, इसके बारे में हम क्या है कि बाद में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है। तो सेकंड लॉ बेसिकली एक इक्वेशन है जिसके बारे में इसको डिफाइन किया जाता है। फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस varies directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body। के ये अगर आप किसी बॉडी पे क्या है फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि इसमें एक्सेलरेशन होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास एफ डायरेक्ट या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एफ के। इसका क्या मतलब होगा कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ वो मूव करेगा। तो ये हमें क्या बताता है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो एफ इज़ इक्वल टू, जब कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो मैथमेटिकली हम क्या है कि इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। यानी जितना ज़्यादा आपका मास होगा तो उसमें एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा कम होगा, उसके लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जब फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो यानी जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसका एक्सेलरेशन उतना कम होगा। तो इसको हम क्या है कि सिंप्लीफाई करते हैं तो ए इज इक्वल टू F/m के बराबर होता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो F इज इक्वल टू ma के बराबर आता है। तो ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ है। ये एक इक्वेशन है। हम जानते हैं कि आपके पास यहाँ से हम ये भी देखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो m की यूनिट क्या है kg होती है और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो f की यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या है कि न्यूटन भी कहा जाता है। इसको हम क्या है कि स्मॉल या कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है। आई होप आपको इसको ये समझ आ गई होगी। इसके बारे में इसके बाद है न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बेसिकली आपका एक्शन और रिएक्शन के बारे में सुन रहा होगा कि आप किसी उस पर बॉडी पे एक्शन करते हैं तो वो आपको रिएक्शन के तौर पे आपके अमल करता है। इसकी एग्जांपल हमने शमीतस प्रिंसिपल में भी पढ़ी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है वो भी इसमें है कि क्या है कि चीज़ें फ्लोट कैसे करती हैं या सिंक क्यों करती हैं। ये भी बेसिकली यही है कि न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता लगता है। तो थर्ड लॉ क्या है आपका, बेसिकली आपका एक्शन रिएक्शन है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। आप इस पे एक्शन रिएक्शन क्या है, इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं। आप क्या है कि बॉल को एक दीवार पे मारते हैं तो दीवार क्या है कि बॉल को वापस फेंकती है। जो आप बॉल दीवार पे मार रहे हैं वो आपका एक्शन हो जाएगा। जो दीवार क्या है कि बॉल पे वापस उसको पुश कर रही है वो उसका एक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। आप बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं, दीवार वापस आपकी तरफ फेंक देती है, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, whenever interaction occurs between two objects, each of objects exerts the same force on the other। अगर है कि दो बॉडीज से उनके दरमियान कोलिजन होती है तो कोलिजन की वजह से क्या है कि एक बॉडी है दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता है, बट द अपोजिट डायरेक्शन एंड द सेम लेंथ ऑफ टाइम। मगर उसकी डायरेक्शन क्या है कि वो डिफरेंट हो जाती है। ये हम क्या है कि नेक्स्ट उसमें इलास्टिक कोलिजन्स उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली मोमेंटम और ये
वो आपका रिएक्शन हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि ये दोनों क्या है कि सेम उस पर बॉडी पे एक्ट नहीं कर सकती, ये डिफरेंट बॉडीज पे। आप दीवार पे वो करते हैं, दीवार बॉल पे आप फोर्स लगाते हैं, इस पे बॉल पे बॉल फोर्स लगाती है, दीवार पे दीवार फोर्स लगाती है वापस बॉल पे। तो ये क्या है, एक सेम बॉडी उस पर नहीं होता है। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय।